हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी टॉप 50 जीके एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में आपके लिए रखा हुआ है और मैंने सारे क्वेश्चंस जो है ना सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और फ्रेंड्स, ये इसका सेट 8 है। इसके जो प्रीवियस सेट है ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर जाके उनको भी देखिएगा। तो हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी हैं उनको भी साथ में इंक्लूड करते हुए हमने यहाँ पे इस वीडियो को आपके लिए प्रेजेंट किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। देखिए, जैसे कि विच बिलोंग टू ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है प्रोकैरियोटिक सेल। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सेल वॉल तो उसमें होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और राइबोसोम भी होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे देखिए राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके साथ साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है। वहीं आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में, तो यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो आई होप आपको क्लियर है। अब आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो आइए इसके बारे में हम डिफरेंस समझ जाते हैं पहले। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये किसी भी यूनिसेल्यूलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, और यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। वहीं बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। राइट, इसके साथ देखिए एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया यहाँ पे बैक्टीरिया और आर्किया है प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे एनिमल, प्लांट, फंगई और प्रोटिस्ट सेल्स आते हैं। न्यूक्लियस जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सेल साइज की, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में सेल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, वहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल में साइज छोटा होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स नहीं होते। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स और फंगई में, बट प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे पाया जाता है सेल वॉल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो दोनों में प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है ये एग्जाम्पल्स, आप इस एग्जाम्पल से ही इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इकोसिस्टम को यहाँ पे बताया गया था बाय आर्थर जी टांसले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आर्थर जी टांसले ने यहाँ पे टर्म इकोसिस्टम को कॉइन किया था, कब? 1935 में। ठीक है, कौन से ईयर में? 1935 में इन्होंने इसे प्रपोज किया था। यहाँ पे देखिए ये है आर्थर जी टांसले। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय। तो यहाँ पे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल एक इकोसिस्टम में कौन ऑब्टेन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स क्या होते हैं? देखिए, ओमनीवोर्स कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ओमनीवोर्स आर टेरिशियरी कंज्यूमर्स एंड फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ओमनीवोर क्या होते हैं? ये दोनों प्लांट और एनिमल्स में फीड ऑन करते हैं, और डिकम्पोजर जो होते हैं ये सब सारे लेवल्स में, सारे ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टेरिशियरी कंज्यूमर्स
ये जो होते हैं ओमनीवोर्स होते हैं और ये हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म दैट किल्स एंड ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो वह जीव जो दूसरे जीव को मारकर खाता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रेडेटर। ठीक है, और फ्रेंड्स जिस ऑर्गेनिज्म को ये प्रेडेटर खाता है उसको हम प्रे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है। और यहाँ पे बात करें पैरासाइट की, तो पैरासाइट क्या होता है? देखिए, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है फॉर फूड या फिर फॉर सर्वाइवल, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, दूसरे के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो एग्जाम्पल्स भी देखिए आपके लिए इंक्लूड किया हमने, टिक्स, मस्कीटोज, टेपवॉर्म्स जो होते हैं ये एग्जाम्पल है पैरासाइट के। साथ में बात करें फ्रेंड्स, अब प्रेडेटर तो हमने डिस्कस कर लिया है, ऑर्गेनिज्म दैट किल एंड फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। इसके साथ देखिए एक और यहाँ पे सैप्रोफाइट्स। अब बात करें सैप्रोफाइट्स क्या होता है, इनके साथ आपके लिए ये टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सैप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, फंगाई आर सैप्रोफाइट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को, मैटर को खाते हैं, है ना, उसके ऊपर उसको कंज्यूम करते हैं, वो होते हैं सैप्रोफाइट। और फंगाई होते हैं एग्जाम्पल सैप्रोफाइट्स की। तो आई होप आपको ये सारे डेफिनेशंस जो हैं क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विद इन एटमॉस्फियर। तो इनमें से कौन सा वायुमंडल में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला लेवल जो होता है एटमॉस्फेयर का, ये होता है ट्रोपोस्फियर। सेकेंड में आता है स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि ओजोन लेयर पाया जाता है। राइट, नेक्स्ट बात करें मीजोस्फियर आता है, फिर आता है थर्मोस्फियर फ्रेंड्स, और सबसे लास्ट लेवल जो है एटमॉस्फेयर का वो है एक्सोस्फियर। तो स्टार्ट किससे होता है? ट्रोपोस्फियर से, और एंड होता है एक्सोस्फियर पे। तो आपको हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों लेयर्स को याद रखना है, और साथ में स्ट्रेटोस्फियर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप ऑप्शंस में देखिए फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फियर तो है, स्ट्रेटोस्फियर भी प्रेजेंट है यहाँ पे, और ओजोनोस्फियर ये भी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया फ्रेंड्स कि स्ट्रेटोस्फियर जो होता है यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। तो इस लेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर भी काफी सारे थिन लेयर्स हैं, और उसमें से ही एक होता है ओजोनोस्फियर। ठीक है, तो ये सब तो प्रेजेंट है, बट ये जो लिथोस्फियर होता है, लिथोस्फियर नहीं होता है एटमॉस्फियर के लेयर्स में। तो फ्रेंड्स लिथोस्फियर जो होता है हमारे अर्थ के, जैसे आप ये देख रहे हैं अर्थ है ना, इसका जो सबसे ऊपर आउटर पार्ट जो होता है, आउटर लेयर ऑफ अर्थ, उसे हम कहते हैं लिथोस्फियर। ठीक है, तो ये अर्थ का एक लेयर होता है, एटमॉस्फेयर के लेयर में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथोस्फियर। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ आर। तो आपको बताना है यहाँ पे कि स्कैवेंजर्स पहले होते क्या, ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए स्कैवेंजर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट मोस्टली कंज्यूम्स डिकेइंग बायोमास सच एज मीट, रॉटिंग प्लांट मटेरियल। तो फ्रेंड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करते हैं डिकेइंग बायोमास को, मीट को, रॉटिंग प्लांट को, उसे हम स्कैवेंजर के रूप में जानते हैं। और फंगई एक एग्जाम्पल होता है स्कैवेंजर का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंगई। तो फ्रेंड्स फंगई को कहा जाता है एज स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, इसको आप डबल स्टार टिक कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ। तो जॉन्डिस जिसको हम हिंदी में पीलिया कहते हैं, ये किसके, हमारे बॉडी में किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो फ्रेंड्स जॉन्डिस की वजह से जो बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है ना, वो होता है लिवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ और डिसीजेस और कौन से बॉडी पार्ट यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं उनको। देखिए सबसे पहले बात करें कोलेरा। तो कोलेरा जो होता है ये कॉज करता है किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा, ये कॉज करता है कोलेरा, और हमारे बॉडी पार्ट में ये एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये होता है ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये भी एक बैक्टीरिया है और ये हमारे बॉडी के लंग को अफेक्ट करता है। थर्ड है फ्रेंड्स एड्स। तो एड्स जो है ये रेट्रोवायरस की वजह से होता है जिसका नाम HIV है ना, और ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को खराब करता है, अफेक्ट करता है।
आगे बढ़ेंगे और फोर्थ है यहाँ पे रुबेला। रुबेला वायरस की वजह से होता है और ये हमारे बॉडी के आईज, स्किन और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट रहेगा चिकन पॉक्स की बात करें तो ये वर्सिएला जोस्टर की वजह से होता है और ये स्किन रैश कॉज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेज हैं और बॉडी पार्ट्स जो अफेक्ट होते हैं ये, ताकि आप साथ में इनको भी याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, द येलोइंग ऑफ लीफ इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो यहाँ पे येलोइंग ऑफ लीफ, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके से जब लीफ येलो हो जाता है ना, कलर येलो हो जाता है, ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो फ्रेंड्स जब भी लीव्स में आयरन की कमी होती है इसका कलर जो है येलोइश हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। आयरन इज इन्वॉल्व्ड व्हेन अ प्लांट प्रोड्यूसेस क्लोरोफिल विच गिव्स द प्लांट ऑक्सीजन एज वेल एज हेल्दी ग्रीन कलर। तो फ्रेंड्स जब प्लांट यहाँ पे क्लोरोफिल को प्रोड्यूस करता है इसमें आयरन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आयरन नहीं होता उस टाइम पे इसका कलर जो है येलोइश हो जाता है। दिस इज वाई प्लांट्स विद आयरन डिफिशियंसी और क्लोरोसिस शो अ सिकली येलो कलर टू दियर लीव्स। तो जब भी आयरन डिफिशियंसी होता है इसका येलो कलर हो जाता है लीव्स का। और फ्रेंड्स येलोइंग ऑफ लीव्स को हम क्लोरोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि क्लोरोसिस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आयरन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, एर्गोटिज्म इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ। तो एर्गोटिज्म जो है ये किसके कंजम्पशन से होता है? तो फ्रेंड्स जब भी कंटामिनेटेड ग्रेन्स को कंज्यूम किया जाता है इससे होता है एर्गोटिज्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए एर्गोटिज्म किसकी वजह से होता है? क्लैविसेप्स की वजह से होता है, जो कि किसमें पाया जाता है? जो ग्रेन्स होते हैं कंटामिनेटेड ग्रेन्स उसमें पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, द मेन फैक्टर्स ऑफ इवोल्यूशन इज। तो इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन के मेन फैक्टर्स आपको यहाँ पे बताने हैं। तो फ्रेंड्स इवोल्यूशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है चेंज होता है ओवर टाइम, तो इसे हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और आपको बताना है कि मेन फैक्टर्स क्या है इवोल्यूशन के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, म्यूटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इवोल्यूशन का, और नेचुरल सिलेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, किसमें? इवोल्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। तो देखिए बात करें 4 फैक्टर्स इवोल्यूशन की, तो पहला होता है म्यूटेशन, सेकेंड है जीन फ्लो, थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट और फोर्थ है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इवोल्यूशन के। बात करते हैं इनके बारे में, ये सारे हैं क्या, म्यूटेशन क्या होता है, जीन फ्लो क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स म्यूटेशन आप जानते होंगे थोड़ा इसके बारे में। देखिए म्यूटेशन चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस होता है, जब थोड़ा सा डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आता है उसे हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये एरर्स होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये कुछ कभी कभी जो है एक्सपोजर टू म्यूटाजेंस की वजह से भी होता है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे जीन फ्लो। तो जीन फ्लो क्या है? देखिए इट इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। तो जीन फ्लो कैन टेक प्लेस बिटवीन 2 पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज थ्रू माइग्रेशन। तो जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर उसे हम जीन फ्लो कहते हैं, और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इवोल्यूशन में। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसके बारे में बात करें तो इट इज़ अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट इन द पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम चांस। तो एक पर्टिकुलर जीन की एग्जिस्टेंस का मतलब चेंज होना फ्रीक्वेंसी, उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे क्या होता है? देखिए ऑर्गेनिज्म दैट आर मोर अडेप्टेड टू एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है ना। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा अडाप्ट करेगा एनवायरनमेंट से वो वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव करेगा, ये कहता है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये चारों जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इवोल्यूशन के, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैक्टीरियम डिफर्स फ्रॉम वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वायरस के बारे में पहले समझते हैं। वायरस क्या है? वायरस हैव अ प्रोटीन कवरिंग कॉल्ड अ कैप्सिड इनक्लोजिंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। तो देखिए ये वायरस का पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके आउटर लेयर में क्या होता है? प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं ये कैप्सिड है,
इसे हम कैप्सिड कहते हैं और इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसमें कोई भी राइबोसोम या फिर अदर सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है वायरस में, बट बैक्टीरिया में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव सेल वॉल नॉर साइटोप्लाज्म, तो इसमें सेल वॉल और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस है वायरस और बैक्टीरिया में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विथ। तो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑन्कोजीन जो होते हैं ना, ये एसोसिएटेड है कैंसर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ऑन्कोजीन इज अ जीन दैट when mutated or expressed at abnormally high levels contribute to converting a normal cell into cancer cell। तो फ्रेंड्स ऑन्कोजीन एक ऐसा जीन है जो जब म्यूटेट हो जाता है तो वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कैंसर सेल आर सेल्स दैट आर एंगेज्ड इन अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। तो कैंसर सेल जब बन जाता है तो कैंसर सेल क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड माइटोसिस करता है, सेल डिवीजन इसमें अनकंट्रोल्ड हो जाता है और इस वजह से कैंसर होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस बाय। तो सेल डिवीजन किस प्रोसेस से होता है? ये होता है बाय माइटोसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस में, इसके बारे में बात करें तो माइटोसिस जो है ये सोमैटिक सेल्स में होता है और मियोसिस होता है जर्म सेल्स में। तो सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, जैसे कि जो स्पर्म होता है और एग होता है वो सोमैटिक सेल्स में नहीं आता है, जर्म सेल्स होते हैं स्पर्म और एग। तो यहाँ पे होता है मियोसिस, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होता है, मियोसिस में न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। देखिए जैसे कि यहाँ पे डॉटर सेल डिप्लॉयड होता है, यहाँ पे हैप्लॉयड होता है। इसके साथ फ्रेंड्स ये काफी फ्रीक्वेंट होता है माइटोसिस, बट मियोसिस काफी लेस फ्रीक्वेंट है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स, देयर इज ओनली वन प्रोफेज, वन मेटाफेज, वन एनाफेज और एक टीलोफेज। तो यहाँ पे हर एक फेज जो है ना, एक एक फेज होता है। यहाँ पे एक्चुअली 3 फेजेस में ये होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपके लिए पिक्चर के साथ उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज एक एक बार होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, वो 2 बार होता है, ठीक है। इसके साथ देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में जो होता है ये चेंज नहीं होता है, बट यहाँ पे मियोसिस में ये क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सेल। तो यहाँ पे एनर्जी सेल में प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फ्रेंड्स हम डिस्कस करते ही हैं, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं हम? ये हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यही होगा जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा सेल में। यहाँ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और ये पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड वेजल। तो इनमें से कौन सा ब्लड वेजल नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, आर्टरी, वीन और कैपिलरी, ये तीनों यहाँ पे ब्लड वेजल्स हैं, बट टेंडोन ब्लड वेजल नहीं होता है। बात करें आर्टरी की, तो आर्टरी क्या करता है? देखिए आर्टरी फ्रेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। वहीं बात करें वीन्स की, तो वीन क्या करता है, जो ऑक्सीजन लेस ब्लड होता है उसको हार्ट तक लाता है। नेक्स्ट बात करें कैपिलरी, तो फ्रेंड्स कैपिलरी जो होता है ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट न्यूमरस ब्लड वेजल है जो कि कनेक्शन बनाता है बिटवीन वेजल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये आर्टरी है और ये वीन है, और ये जो बीच में देख रहे हैं इस तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये कैपिलरीज है। तो ये कनेक्शन बिल्ड करता है बिटवीन ब्लड वेजल्स। तो आई होप आपको ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ब्लड टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ऐसा कौन सा ब्लड टाइप है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइप ए बी। तो ए बी टाइप जो होता है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग।
तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है फॉसिल फ्यूल के बर्न करने की वजह से और डिफरेंट रीजंस हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। तो टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, द ह्यूमन बॉडी हैज डैश पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 12 क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जितने भी क्रेनियल नर्व्स हमारे बॉडी में हैं ये यहाँ पे आपके लिए मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अब भी है 12। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड। तो इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन कैरी करने का ब्लड में? तो हमने डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन होता है ये कैरी करता है ऑक्सीजन ब्लड में। प्लेटलेट्स क्या करता है? ये जब कोई भी चोट लगता है तो क्लॉटिंग करता है। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये प्लेटलेट्स का काम होता है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है फ्रेंड्स? वाइट ब्लड सेल्स जो है ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शंस को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ना ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, जो आपके एग्जाम को प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बनाने वाला है। राइट, यहाँ पे आपको देखिए ईयरली करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इस तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर पीडीएफ्स मिल जाएंगी। साथ में फ्रेंड्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK। यहाँ पे जाके आप डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो आप यहाँ पे देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है फ्रेंड्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों इसमें पार्ट हैं, बट कौन सा पार्ट नहीं है? तो पेरिफेरल नर्व्स जो होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता। ये सेपरेट नर्वस सिस्टम है जिसमें क्या आता है, इसमें सारे नर्व्स आते हैं जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। ओके, और जो भी रेस्ट ऑफ द बॉडी इन जो नर्व्स कनेक्ट करते हैं ये सब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जो आप पिंक पार्ट देख रहे हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और ये जो आप येलो कलर का यहाँ पे देख रहे हैं ये आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। राइट, आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल ऑफ। तो ब्लड प्रेशर इनमें से किसके कंट्रोल में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है ये कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारे बॉडी का ये कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर हार्डेस्ट आप कह सकते हैं, ये है फ्रेंड्स इनेमल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, tooth enamel is the hardest tissue present in the human body. It is a thin outer covering of the tooth and covers the crown of tooth. It protects the sensitive inner layer of the tooth known as dentine. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में ये है हमारा टीथ, है ना। तो टीथ में ये आउटर लेयर जो आप देख रहे हैं इसे हम इनेमल कहते हैं। इसके अंदर ये देखिए ये डेंटिन है, इस डेंटिन को कवर करता है ये इनेमल, और ये होता है हार्डेस्ट पार्ट हमारे बॉडी का। काफ़ी थिन लेयर है बट सबसे हार्डेस्ट है हमारे बॉडी में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फाउंड इन। तो सबसे छोटा जो बोन होता है हमारे बॉडी का ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है ईयर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए 3 बोन्स होते हैं ईयर में, स्टेप्स, इनकस और मैलिस। तो स्टेप्स जो होता है फ्रेंड्स ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे पूरे बॉडी का और ये ईयर में पाया जाता है। नेक्स्ट एनोस्मिया इज। तो एनोस्मिया क्या है? एनोस्मिया होता है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो स्मेल ना कर पाना इसे कहते हैं एनोस्मिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड। तो आई डोनेशन में आई का कौन सा पार्ट जो है यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया। तो कॉर्निया को यूज किया जाता है यहाँ पे आई डोनेशन में।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए. कॉर्निया इज द टिश्यू दैट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली डोनेटेड एंड ट्रांसप्लांटेड. इट इज अ कॉन्टैक्ट लेंस साइज्ड क्लियर पीस ऑफ टिश्यू which is present in front of the eye. It is practically impossible to transplant the whole eye as nerve fibers once cut can never be reconnected. तो फ्रेंड्स, क्योंकि पूरे आई का ट्रांसप्लांट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो नर्व फाइबर्स होते हैं अगर कट हो जाते हैं तो उसको फिर रिकनेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है. ठीक है, तो इसीलिए आई का जो है सिर्फ कॉर्निया को, एक टाइप ऑफ टिश्यू है ये जिसको लिया जाता है आई डोनेशन में. राइट, चलिए अगला क्वेश्चन. द मेजर केमिकल फाउंड इन किडनी स्टोन्स. तो किडनी स्टोन में कौन सा मेजर केमिकल पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सलेट. फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम. तो इनमें से कौन सा एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन, टायालिन और पेप्सिन ये तीनों पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, बट गैस्ट्रीन जो है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है. ये तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. गैस्ट्रीन की बात करें फ्रेंड्स तो ये भी हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, बट ये कोई एंजाइम नहीं होता. बट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये हेल्प करता है डाइजेशन में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रोथ मूवमेंट्स इन प्लांट ड्यू टू लाइट इज. तो देखिए, प्रकाश के कारण पौधों में वृद्धि, गति होती है, इसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ग्रोथ मूवमेंट्स जो प्लांट में होते हैं इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म. राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स में केमिकल होता है जिसका नाम होता है ऑक्सिन. वो रिएक्ट करता है किससे? लाइट से. ठीक है, रिएक्ट करता है लाइट से. दिस कॉजेज द सेल्स ऑफ प्लांट टू इलोंगेट. ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. देखिए, इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स होते हैं प्लांट के वो इलोंगेट होते हैं और ऐसे ग्रोथ को टुवर्ड्स लाइट जब ग्रोथ हो तो इसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं. वहीं जो अगर ग्रोथ है अवे फ्रॉम द लाइट होती है, इसे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं. चलिए यहाँ पे देखिए, इस तरीके से लाइट अगर है तो इस तरीके से ये बेंड हो रहा है टुवर्ड्स लाइट, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है. अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, थैलेसीमिया इज अ हेरिडेटरी डिसीज विच. तो यहाँ पे थैलेसीमिया जो है हेरिडेटरी डिसीज है, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्लड में. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है. देखिए फ्रेंड्स, थैलेसीमिया ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसीज है फ्रेंड्स थैलेसीमिया, जो क्या कॉज करता है? दैट कॉजेज योर बॉडी टू हैव लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है उससे भी कम हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में पाया जाता है. हीमोग्लोबिन इनेबल्स रेड ब्लड सेल टू कैरी ऑक्सीजन. थैलेसीमिया कॉजेज एनीमिया, लिविंग फैटिग्ड. तो क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे ब्लड में. अब जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो वहां पे एनीमिया होगा और इसकी वजह से फैटिग होता है बॉडी में. फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज. तो पेस मेकर क्या है? देखिए इसके बारे में. पेस मेकर को फ्रेंड्स पहले हम यहाँ देख लेते हैं. इसको हम ऐसे नोड्स के नाम से भी जानते हैं. और देखिए ये ऐसे नोड्स क्या है? ऐसे नोड्स यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोड या फिर ऐसे नोड हम कहते हैं. ये नेचुरल पेस मेकर होता है ह्यूमन हार्ट का, इसीलिए पेस मेकर को ऐसे नोड्स के नाम से भी जाना जाता है. अगला क्वेश्चन रहेगा, द डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. तो ऐसा डिसीज जो कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारमस. ठीक है, तो मारमस प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होता है. यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दो डिसीजेस हैं जो कि होते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. एक है क्वाशियोरकर और नेक्स्ट है मारमस. ओके, साथ में पेलाग्रा देखिए किसकी वजह से होता है? विटामिन B3 के कमी से होता है. बेरी विटामिन बी के कमी से होता है. और रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी के कमी से होता है. आई होप आपको फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं. आपका अगला क्वेश्चन, प्रोटीन आर डिटेक्टेड बाय. तो प्रोटीन को किससे डिटेक्ट किया जाता है? कौन सा टेस्ट होता है जिससे प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइयूरेट टेस्ट. ठीक है, बाइयूरेट टेस्ट से प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है. अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म अमंग दीज ब्रीथ्स थ्रू स्किन. तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने जो स्किन है, त्वचा से सांस लेता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉग. फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट, जब फ्रॉग वाटर में होता है ना, ये अपने स्किन से ब्रीथ करता है. ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिए. तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉग. यहाँ पे देखिए अर्थवॉर्म की बात करें तो ये भी अपने स्किन से ब्रीथ करता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है. अगर ऑप्शन में अर्थवॉर्म होता तो आप उसको टिक कर सकते हैं. कॉकरोच की बात करें फ्रेंड्स तो ब्रीदिंग टेक्स प्लेस थ्रू
नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्रैकिया। तो कॉकरोच में फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, इससे ये ब्रीथ करते हैं। बर्ड जो होते हैं ये बर्ड्स अपने लंग से ब्रीथ करते हैं। ओके आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। तो इनमें से कौन सा ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा। बात करें फ्रेंड्स किस ट्रांसपिरेशन होता क्या है। देखिए ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट्स थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवापोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर। तो देखिए वाटर मूवमेंट, यहाँ से वाटर ऊपर जा रहा है ना, इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये होता है कौन सा पार्ट ये प्लांट का रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एफाइसीमा इज अ डिसीज कॉज्ड बाय एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इन विच अफेक्टेड ऑर्गन ऑफ बॉडी इज। तो एफाइसीमा जो होता है किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है लंग्स को। तो देखिए फ्रेंड्स एफाइसीमा जो है ये एक लंग कंडीशन है, लंग डिसीज है जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कॉज करता है। इन पीपल विथ एफाइसीमा द एयर सैक्स इन द लंग्स आर डैमेज। तो यहाँ पे जो एल्वियोलाई होते हैं ये डैमेज्ड होते हैं एफाइसीमा में, ठीक है। नॉर्मली एल्वियोलाई से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है बॉडी में, नॉर्मल बॉडी में, बट जब ये एल्वियोलाई यहाँ पे डैमेज्ड होगा तो वहाँ पे एयर का जो एक्सचेंज है ये डिफिकल्ट हो जाता है और ये एफाइसीमा होता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए फ्रेंड्स मैक्सिमम रेड कलर लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है और लीस्ट ग्रीन कलर में होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जब प्लांट्स सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट हैविंग येलो लीव्स विद डेड स्पॉट। देखिए फ्रेंड्स हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था येलोइश लीव्स के बारे में, है ना, जिसको हमने क्लोरोसिस के नाम से भी पढ़ा था। अब यहाँ पे एक और डिफिशियंसी डिसीज है जिसका नाम है येलो लीव्स विद डेड स्पॉट। तो ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे देखिए येलो कलर तो होता ही है, साथ में यहाँ पे इस तरीके से डेड स्पॉट्स भी होते हैं, तो ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट, व्हाट विच इज एन एट्रोशियस एनिमल। तो इनमें से कौन सा एक क्रूर जानवर है? तो फ्रेंड्स एट्रोशियस एनिमल इनमें से है वेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। तो लार्जेस्ट मैमल इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेल। वेल जो होता है ये लार्जेस्ट मैमल होता है। ओके देखिए द लार्जेस्ट वेल, लार्जेस्ट मैमल होता है, लार्जेस्ट एनिमल होता है, ये है ब्लू वेल। नेक्स्ट रहेगा, द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन एनिमल सेल में कहाँ पे होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स इज। तो एनुअल रिंग्स को काउंट करके जब किसी वुड का एज निकाला जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स इस प्रोसेस को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए इस तरीके से जो वुड होता है, इसके जो इस तरीके से रिंग्स होते हैं ना, इसको काउंट करके उसका एज मापा जा सकता है और इस प्रोसेस को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, लाइकेंस क्या है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स लाइकेन जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंगई एंड एल्गी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लाइकेन दिखता है, ये फंगई और एल्गे का कॉम्बिनेशन होता है। और फ्रेंड्स लाइकेन जो होता है ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के काम भी करता है, ठीक है। लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ये सिर्फ पॉल्यूशन लेस एनवायरनमेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन माइटोसिस इज। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो माइटोसिस होता है इसमें 4 फेजेस होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज और फिर आता है टीलोफेज। तो आप इसको PM एट इस नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको पिक्चर शो करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि माइटोसिस के प्रोसेस कैसे होते हैं। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, ये है माइटोसिस। यहाँ पे पहले इंटरफेज आता है, इसके बाद आता है प्रोफेज जहाँ पे इस तरीके से क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। मेटाफेज में ये अलाइन हो जाते हैं इस तरीके से,
अब देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस, पहले ये इस तरीके से थे, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से अलाइन हो गए हैं। ओके, इसके बाद जो फेज आता है वो है एनाफेज और फिर आता है टीलोफेज और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेल डिवीजन हो जाता है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी इसके नाम से जाना जाता है स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन को क्यों कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी जो होता है यहीं पे जाके डिस्ट्रॉय होता है और फ्रेंड्स एक सेकेंड में जो है ना 2.5 मिलियन आरबीसी जो हैं डिस्ट्रॉय होते हैं। ओके, नेक्स्ट, फैट प्रेजेंट बिलो स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट्स एज बैरियर अगेंस्ट। तो जो फैट होता है स्किन सरफेस के नीचे वो किसके रूप में एक्ट करता है, तो ये एक्ट करता है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, देखिए, द विटामिन हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है बॉडी में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन सी। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है? ये है एस्कॉर्बिक एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपके लिए सारे अगेन विटामिन और उसके केमिकल नेम्स इंक्लूड किए हैं। हर सेट में मैंने आपको बताया हुआ है विटामिन और केमिकल नेम और उसके जो भी डिफिशियंसी डिसीज हैं, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, देखिए पहले बात करें विटामिन ए, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, विटामिन के का है फ्रेंड्स फिलोक्विनोन। B1 की बात करें तो थायमीन है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पैंटोथेनिक एसिड और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 होता है साइनोकोबाल्मिन और विटामिन सी की बात करें तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, इन प्लांट्स वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड। तो पौधों में पानी को जड़ के बलों द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जो रूट हेयर्स होते हैं ये वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं। देखिए बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या है। फ्रेंड्स ऑस्मोसिस क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो वाटर होता है ये अब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर्स के द्वारा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलाई इज प्रेजेंट इन। देखिए फ्रेंड्स विलाई है ना, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है मान लीजिए, तो इसमें इस तरीके से टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब भी फूड पार्टिकल यहाँ पे आता है तो इसको अब्जॉर्ब करने के लिए इसका सरफेस एरिया ये इंक्रीज करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन भी है, देखिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन विच पार्ट ऑफ बॉडी एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। तो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये लंग्स में कहाँ पे होता है, लंग्स के एल्वियोलाई में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्वियोलाई। देखिए लंग्स भी है बट आपको बताना है यहाँ पे कि किस पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा है, तो ये एल्वियोलाई में हो रहा है। ओके, देखिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एल्वियोलाई है, जैसे मान लीजिए ये लंग है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दो लंग्स, तो इस लंग्स में छोटे छोटे टेनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं और यहाँ पे ये ऑक्सीजन को इन और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी थे उसको भी साथ में बता दिया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म दैट किल्स एंड ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो वह जीव जो दूसरे जीव को मारकर खाते हैं उनको क्या कहते हैं, ये आप हमें बताएं कमेंट करके। साथ में आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इनमें से किसे कहा जाता है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियस सेट में ये भी बताया था कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो अगर आप जानते हैं, अगर आपने प्रीवियस सेट देखा है तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। और ये अगेन क्वेश्चन तो ये टेस्ट क्वेश्चन है ही, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है ना, ये आपको बताना ही है।
तो ये 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में बता दिया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स के पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन इजीली आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। यहाँ जाके आप डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।